नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा इलिप्स। कॉनिक सेक्शन का जो पोर्शन है इलिप्स, वो मैंने आपको बताया कि कैसे एक डबल कॉनिक को एक प्लेन से कट करने के बाद जो सरफेस बनता है उस सरफेस को हम इलिप्स बोलते हैं। और इलिप्स की डेफिनेशन है बेटा लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point is always in locus of a moving point whose distance from a fixed point is in constant ratio as its distance from a fixed straight line। और जो रेशो है बेटा वो क्या है, लेस देन 1। जो रेशो है आपका वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यानी कि एक पॉइंट के लोकस या सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point is in constant ratio less than 1 as its distance from a fixed straight line। यानी कि एक मूविंग पॉइंट जो है बेटा, मूविंग पॉइंट, उसके लोकस को हम क्या बोलेंगे, इलिप्स। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एक फिक्स पॉइंट से और एक स्ट्रेट लाइन से उसकी जो डिस्टेंस है, एक फिक्स पॉइंट से और एक स्ट्रेट लाइन से जो उसकी डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रेशो में रहेगी और वो रेशो लेस देन 1 रहेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर 3 है तो ये डिस्टेंस क्या है, 9। ये डिस्टेंस जैसे 1 है तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा 3। ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या होगी, 3। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6। जैसे कि ये डिस्टेंस अगर 5 है, यहाँ पर आ गया ये मूविंग पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 15। यानी कि ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रेशो। जैसे इनका रेशो क्या आ गया, 3:9, यानी कि 1/3, 1:3। इनका भी रेशो क्या आ गया, 1:3। इनका भी रेशो क्या आ गया, 1:3। इन दोनों का भी रेशो क्या आ गया, 1:3। तो इस तरीके से जो फिगर टेस्ट आउट होगी उस फिगर को बोला जाता है इलिप्स। ठीक है ना। अब इलिप्स की डेफिनेशन में मैंने कुछ मास्टर वर्ड यूज़ किए हैं, उन मास्टर वर्ड को क्या बोलते हैं मैं बताऊं आपको। देखो, इलिप्स का जो शेप है बेटा वो इस तरीके से हो जाएगा जैसे एग का शेप होता है, एग टाइप में होती है ये। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल है ये, एक वर्टिकल भी होती है। तो इसमें जो मैंने यूज़ किया वो किया, देखो यहाँ पर मैं सर्कल कर देता हूँ, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपना मास्टर वर्ड, कीवर्ड्स बोल सकते हो, कीवर्ड्स। तो फिक्स पॉइंट क्या होता है बेटा, फोकस। तो ये है फोकस, फोकस बोलते हैं इसको। उसके बाद मैंने यूज़ किया कांस्टेंट रेशो। कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट रेशो को बोलते हैं बेटा एसेंट्रिसिटी। ठीक है ना, कांस्टेंट रेशो। उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, कांस्टेंट रेशो को। उसके बाद मैंने डेफिनेशन में यूज़ किया फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और वो फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है आप जानते हो डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला में भी थी जो डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, आए समझ में। ये वो फिक्स पॉइंट होगा जिसको जनरली एस से डिनोट करते हैं। और लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, इसका भी मैंने जिक्र किया लैंग्वेज इसमें डेफिनेशन में। मूविंग पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, इसके ऊपर जो एक वेरिएबल पॉइंट होता है तो उसको पी से डिनोट करते हैं, फोकस को एस से डिनोट करते हैं। ये पी एस हो गया और ये क्या होगी, पी एम। पी एम इज़ द
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मूविंग पॉइंट टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन, और PS बाई PM ही किसके इक्वल होता है बेटा, E के इक्वल। ठीक है ना, ये है वो रेशो PS और PM का, जिसको हम एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, E से डिनोट करते हैं उसको। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बेटा, ये कोई मैं पॉइंट लेट कर लेता हूं यहां पर। तो बच्चों यहां पर एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं हम PXY। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन मैं बता देता हूं आपको। एलिप्स की इक्वेशन होती कैसे है, x² बाई A² प्लस y² बाई B² और राइट साइड 1। एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ओरिजेंटल एलिप्स की, वो ऐसी होती है व्हेन A ग्रेटर देन क्या होता है, B। ठीक है ना, ओरिजेंटल एलिप्स में। तो देखते हैं कैसे आती है ये। अब फोकस लेट कर लेता हूं मैं, ये S कोई फोकस हो गया जैसे, और ये है क्या, एक पॉइंट हो गया A, यानी कि ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट हो गया बेटा, ये फोकस हो गया डायरेक्ट्रिक्स के फुट को, और फोकस को ज्वाइन किया मैंने, तो ये जो लाइन सेगमेंट आ गया ZS को जो A है, ZS को A बेटा E/1 में डिवाइड कर देगा। कहाँ पर, ZS को A इंटरनली 1/E में डिवाइड करेगा। ZA बाई AS क्या हो जाएगा, 1:E, और AS बाई AZ क्या हो जाएगा, E:1। ठीक ऐसे ही बच्चों ये एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है यहाँ पर A' पर एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया। एक्सटर्नली डिवीजन आप जानते हो अच्छे से, ठीक है ना। इसको हटाकर चलता हूँ मैं, देखो इसको हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए। अब देखो आप, इसको हटा दिया मैंने, ये देखो अब क्या है कि ये फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने, फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट हो गया, और ये कोई A पॉइंट है जो इसको इंटरनली E/1 में डिवाइड करता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ AS डिवाइडेड बाई AZ, ये क्या आ गया, रेशो। अब इलिप्स में जो रेशो होता है वो अभी हमने बात की थी, <1 होता है, जिसको एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है, और एक्सेंट्रिसिटी को मैं E से डिनोट कर देता हूँ, ये E के इक्वल आ गया बेटा। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही एक्सटर्नली ये डिवाइड करता है इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइड करता है किसको, ZS को A एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो SA' एंड ZA', SA' एंड ZA'। एक्सटर्नली डिवीजन तो जानते हो ही आप बेटा, मैंने भी करवाया था आपको एक्सटर्नली डिवीजन स्ट्रेट लाइन में, और नहीं जानते तो भाई
रिपीट लिख सकते हो मैसेज में, मैं रिपीट कर देता हूँ एक्सटर्नली डिवीज़न होता क्या है। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, देखो मैंने, ये आ गया AS इज इक्वल टू E टाइम्स AZ, और ये आ गया बेटा A' S बोलो या SA' की बात होती है बिल्कुल, ऑर्डर मायने नहीं रखता यहाँ पर, ZA' या फिर A' मर्जी आपकी है, A' और ZA'। दीज आर टू इक्वेशंस बेटा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AS प्लस A', और राइट में E कॉमन ले सकते हैं, AZ प्लस A', राइट में से मैंने E कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी को। इससे आगे करते हैं बेटा, देखिए AS और A' जो है वो क्या हो गया, AS और A', ये आ गया आपका A इंटू A', ठीक है ना। अब A इंटू A' की लेंथ लेट कर लेता हूं मैं, और इसको जो है ना, इसको मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं बेटा। इसको मैंने मिड पॉइंट ले लिया, सेंटर को C से डिनोट कर दिया, और ये सारी लेंथ मैंने ले ली 2A। तो ये हाफ कितनी हो जाएगी A, और ये भी हाफ कितनी हो जाएगी A, ठीक है ना। तो ये आ गया A' मेरे पास, जिसको मैंने कितना लेट कर लिया 2A। अब राइट में E है मेरे पास और AZ है, देखो AZ ये है। तो भाई इसको अगर मैं सेंटर लेट कर लूँ, 0 0 लेट करूँगा मैं इसको लास्ट में, तो यहाँ से सारी डिस्टेंस निकालूंगा मैं। तो AZ को मैं लिख लेता हूँ CZ माइनस CA, AZ को मैंने लिख लिया CA माइनस CZ माइनस CA। देखिए जो AZ था बेटा, AZ यहाँ से लेकर यहाँ तक था AZ, ये था AZ को मैंने क्या लिखा CZ माइनस CA, ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक ऐसे ही A' को भी CZ के रिस्पेक्ट में लिखना है, A' और Z ये है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A' को लिख सकते हैं हम, देखो ये है A' ये सारा यहाँ तक। A' को क्या लिखेंगे आप बताओ जल्दी से, CZ के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहूँ तो मैं, बताओ बेटा जल्दी से। दोबारा बताना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। CA' प्लस CZ, देखो इसको मैंने लिखा है CA' प्लस CZ, CA' प्लस CZ, ठीक है ना। ये सारा था ना मेरे पास A', तो मैंने लिख दिया CA' प्लस CZ, क्योंकि मैं चाहता हूं CZ के रिस्पेक्ट में इसको लिखना, इसको मैं चाहता हूं CZ के रिस्पेक्ट में लिखना। तो मेरे पास था A', ये था, सारी लेंथ ये थी, तो मैंने इसको लिख दिया CA' और CZ। अब देखो इसको अगर मैं सेंटर लेट कर लेता हूं तो CA' और CA क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल इन लेंथ, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। CA और CA' कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल इन लेंथ हो जाएंगे। अगर इसको मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं तो यहाँ पर मेरे पास बच गया E और CZ 2 टाइम्स CZ, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और CZ की वैल्यू आ गई मेरे पास A/E। तो CZ की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास A/E, ये है CZ, ये आ गई A/E,
ठीक है ना, सी जेड की वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं निकालूंगा यहां पर सी एस डैश की वैल्यू, जो अपना फिक्स पॉइंट है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डबल ऑर्डिनेट होता है बेटा इसमें, ये बाद में बता दूंगा मैं आपको। पहले इस फोकस की कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, यानी कि ये लेंथ निकाल लेता हूं पहले, ये लेंथ में निकाल लेता हूं पहले, तो मेरे पास फोकस आ जाएगा। और किसी भी पैराबोला है, एलिप्स, हाइपरबोला है, उन सभी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या हो, फोकस यानी कि फिक्स पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो उसकी इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और उसका फोकस है, तो एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी मेरे पास बिल्कुल नज़दीक है, देखो ये लेंथ आ गई, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ये लेंथ आ गई मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ सी एस को निकालना, सी एस को फाइंड आउट करूँगा मैं। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दिया। देखो इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको अगर, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं हम। ये मैं थोड़ा सा अपर पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, इस पोर्शन में। ये बड़ा सी जेड माइनस सी ए प्लस सी ए डैश और प्लस सी जेड, और ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए डैश को हमने 2l ऐड कर लिया, ई और 2 सी जेड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और सी जेड की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई ई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो सी जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया मैं। अब दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट की जाए या फर्स्ट माइनस सेकंड, बताओ जल्दी से। फर्स्ट माइनस सेकंड करूं या सेकंड माइनस फर्स्ट करूं? कुछ भी कर सकते हैं बेटा, बस मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा यहाँ पर कि नेगेटिव ना आ जाए आंसर। नेगेटिव आ जाएगा तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे हम। अब बड़ी वैल्यू आप जानते हो कौन सी है, ए डैश एस। ए डैश एस बड़ी वैल्यू है और ए एस छोटी वैल्यू है, देखो। तो इसलिए मैंने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया है। तो ये आ गई मेरे पास ए डैश एस माइनस ए एस, और राइट में ई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए डैश जेड और माइनस ए जेड। तो अब आप देख सकते हो बेटा ए डैश जेड कौन सा है, ए डैश जेड है ये, और इसमें से ए जेड अगर माइनस कर दूं मैं ए जेड, तो क्या बन जाएगा, ए डैश बच जाएगा। देख सकते हो आप, ए डैश जेड में से ए जेड माइनस कर दिया जाए। ए डैश जेड ये सारा है, ये जो मैंने रेड से लिख दिया, देखो ए डैश जेड ये सारी लेंथ है, ए डैश जेड, ए डैश जेड ये सारी लेंथ है, और ए जेड कौन सी लेंथ है, ए जेड ये लेंथ है। तो ये माइनस कर दूँ तो मैं क्या बच जाएगा, ए डैश। तो राइट में तो क्या बच गया, ई टाइम्स ए डैश, जिसको हमने क्या लिख रखा है, 2a लेट कर रखा है। अब ए डैश एस और ए एस को मैंने ब्रेक करना है सी एस के रिस्पेक्ट में, सी एस के रिस्पेक्ट में। तो ए डैश एस देखो अब कौन सा है, ए डैश एस, ए डैश एस ये है बेटा, देखो ए डैश एस है ये है ए डैश एस। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया ए डैश सी और प्लस सी एस, या बोल सकते हो सी ए डैश प्लस सी एस, सी एस प्लस सी ए डैश। इसके प्लेस पर मैंने ये लिखा है, देखिए ध्यान से, ए डैश एस मेरे पास ये था, ए डैश एस, इसके प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, सी एस प्लस सी ए डैश। जैसे कि मैं 5 को लिख सकता हूँ 3 + 2, यानी कि पूरे लाइन सेगमेंट को मैंने ब्रेक कर दिया इसमें और इसमें। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस एलिप्स का फोकस को फाइंड आउट करना। तो फोकस क्या है, ये लेंथ आएगी तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि इसको हमने 0 0 लेट करना लास्ट में। तो ये लेंथ आ जाएगी तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सी एस में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ठीक इसी तरीके से जो ए एस है बेटा, ए एस, उसको भी ऐसे ही ब्रेक करो। अब ए एस दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सी है, देखो ये ए एस है बेटा, ए एस। तो मैं चाहता हूँ इसको ब्रेक करना सी एस के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मेरे पास 4 है, 4 को मैं 6 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उसको मैं लिखूंगा 6 - 2। तो ए एस को मैं लिखूंगा सी ए माइनस सी एस। तो ए एस के प्लेस पर मैंने लिखा
ए एस के प्लेस पर देखो, इसके प्लेस पर सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस। समझ में आ गया बेटा यहां तक? अब देखो ये माइनस का साइन जो है ये ब्रैकेट में ले जाएंगे हम, तो ये है सी एस प्लस सी ए डैश, ये आ जाएगा माइनस सी ए और प्लस सी एस, राइट में ई इंटू ए डैश। अब देखो बच्चों सी एस और सी एस क्या हो गया, 2CS, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो गए बता सकते हो बेटा? इक्वल इन लेंथ बेटा, क्योंकि मैंने C को मिड पॉइंट लेट कर रखा है ए डैश का, ए डैश का मिड पॉइंट है, तो सी ए डैश और सी ए बोथ आर इक्वल इन लेंथ, तो दोनों कैंसिल हो गई। अब ये 2 एज इट इज, सी एस एज इट इज, और ए डैश की लेंथ मैंने लेट कर रखी है 2a लेट क्यों की मैंने? क्योंकि उसका हाफ हो जाए तो a बच जाए फिर, वरना a लेट करता है तो ये आ जाता a/2, थोड़ा सा इजी नहीं लगता यहाँ पर, तो इजी फॉर्म देने के लिए इसको 2a लेट कर लिया, ताकि सेंटर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ले लिया हमने, तो ये लेंथ a बच जाए, ये लेंथ a बच जाए डिवाइड करने के बाद। तो 2 से 2 कैंसिल होकर सी एस की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास ए। यहाँ तक क्लियर हो गया? कल मैंने बताया था कल की क्लास में कि मैं फोकस को प्रूव करूंगा बेटा कि AE,0 फोकस मैंने क्यों लिया एलिप्स का, तो ये आज मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। उस दिन सारी 5-7 मिनट बची हुई थी, तो मैंने एक रफ आइडिया दिया था आपको फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स के फुट का, लेटेस्ट रेक्टम का एक रफ आइडिया दिया था, तो आज ये डिटेल से करेंगे हम इसको। तो फिलहाल जो मैंने ये सारा काम किया है, इसमें मैंने केवल 2 लेंथ निकाली हैं, एक तो CS और एक CZ। किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो दोबारा समझ सकता है। देखो एक तो CZ निकाली है मैंने, CZ, और एक क्या निकाली है, CS। बस 2 लेंथ निकाली है मैंने। एक तो ये लेंथ निकाली है मैंने CS, इस डेरिवेशन से CS लेंथ निकाल चुका मैं, CS की लेंथ आ गई AE, और एक ये लेंथ निकाल चुका मैं CZ, तो CZ की लेंथ आ गई A/E। इस डेरिवेशन में मैंने केवल इतना किया बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अपने काम को प्रोसीड करें आगे। ठीक है बच्चों, इरेज कर देते हैं इसको। देखिए बेटा आगे क्या है कि अब तक के डेरिवेशन में मैं CS निकाल चुका, जो कि क्या आ गई AE, CS क्या आ गई थी AE, और ये मैं निकाल चुका जो कि क्या आ गई थी A/E। अब तक का जो डेरिवेशन था बेटा वो अपना ये काम था। CZ क्या आ गई A/E, और CS क्या आ चुकी AE। अब देखो बच्चों ये मैंने क्या है मिड पॉइंट लेट किया था A और A डैश का, ये मिड पॉइंट लेट किया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, देखो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स लाइन ली, और ये इलिप्स था, जो इलिप्स के ऊपर एक मूविंग पॉइंट लिया A, जो इसको ZS को E/1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो भाई ये भी एक मूविंग पॉइंट है बेटा। तो ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर तो है नहीं, बाहर है इससे, तो ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, रेशो वही रहेगा। डिवीजन एक्सटर्नली हो सकता है लेकिन रेशो चेंज नहीं होगा, डेफिनेशन में पढ़ चुके हम, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब की हेल्प से मैंने जो है CS और CZ को फाइंड आउट किया। अब देखो बच्चों ये A डैश की लेंथ मैंने लेट कर ली थी 2a, ये लेंथ मैंने लेट की है बेटा, लेट की हुई लेंथ है ये, कोई कहीं से आई नहीं, लेट किया गया इसको 2a, और C को मैंने मिड पॉइंट लेट कर लिया। अब जो है मैं अगर C को ओरिजिन लेट कर लूँ, ठीक है ना, C को मैं ओरिजिन लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, और ये y एक्सिस और इसको x एक्सिस लेट कर लेता हूँ, तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ S मस्ट बी AE,0। S के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा AE,0, क्योंकि ये 0 0 हो गया और ये लेंथ AE हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -AE,0। लेफ्ट साइड में है बच्चों y एक्सिस के, तो नेगेटिव हो गई x की वैल्यू, ठीक है ना। लेंथ भले ही पॉजिटिव है लेकिन x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक ऐसे ये लेंथ है बेटा A/E, और ये है 0 0, अगर ये पॉइंट
तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये आ जाएगा -a/e, 0। ठीक है ना, -a/e, 0। अब बच्चों आप जानते हो बेटा कि भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन होती है x = -a/e। यानी कि अगर वो AB पॉइंट से पास होती है तो इक्वेशन आ जाएगी x = a, और CD पॉइंट से पास होती है तो इक्वेशन आ जाएगी x = c। तो ये इक्वेशन आ गई बच्चों, x = -a/e, और अच्छे से लिख सकते हो x + a/e = 0। और ये फोकस हो गया। अब देखो क्लियर बात ये है, क्लियर कट बात ये है कि अगर एलिप्स में मेरे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है तो मैं एलिप्स की इक्वेशन निकाल सकता हूँ बेटा। ठीक है ना, एलिप्स का फोकस है मेरे पास और एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स है मेरे पास, और डेफिनेशन में इन्हीं दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अब ये मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये मैंने मूविंग पॉइंट ले लिया PXY, और ये डिस्टेंस होगी मूविंग पॉइंट की फोकस से, और ये डिस्टेंस होगी मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PS/PM किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल। अब PS क्या है बेटा, PS दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x + a² एंड प्लस y - 0², ये y है तो y - 0² अंडर द स्क्वायर रूट। राइट साइड में एक पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालनी आपको आती है, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं हम, और साथ साथ हमने पढ़ लिया बेटा पैराबोला में भी। तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी x/e विद इन मोड लोअर पार्ट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है ना। तो e की वैल्यू क्या है यहाँ पर, e की वैल्यू गिवन है नहीं तो e रखना पड़ेगा इसको, आपको इसको रख लिया हमने e। ये है बेटा PM और ये है PS, और ये यहाँ पर रख दिया मैंने e। अब स्केयरिंग बोथ साइड करना हमने, देखो स्केयरिंग बोथ साइड अगर करें हम तो ये आ जाएगा x² + a² e² और प्लस 2aex, और प्लस में y² है ये, और राइट साइड में क्या है e²। यहाँ पर क्या आ जाएगा x² + a² एंड प्लस 2ax/e। ये आ गया। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। आ गया समझ में। थोड़ा सा कैलकुलेट करना बचता है अभी। देखो e² को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास x² + a² e² प्लस में 2aex और प्लस y²। राइट साइड में बेटा e² को अगर अंदर ले जाते हैं तो e² x², e² को अंदर ले जाएं तो प्लस a², और e² ले जाएंगे तो 2aex ये आ जाएगा। अब सभी को लेफ्ट में लेकर आना हमने, कोई कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल यहाँ पर कुछ होता ही नहीं बेटा। तो x² की टर्म इस तरफ ले आकर, और मैंने x² कॉमन ले लिया, 1 - e² बच गया यहाँ पर x²। y² की टर्म एक ये है अपने पास, सिंगल टर्म है केवल, y² की टर्म इधर रख ली हमने, और 2aex से 2aex कैंसिल हो गया भाई। और क्या बच गया देखो, x² में ले चुके यहाँ पर a² x² ले चुके, और y² ले चुका, ये कैंसिल हो गया, ये राइट में चला जाएगा। a² ऑलरेडी था -a² e², a² कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, a² × 1 - e²। अब बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड में जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देंगे, a² × 1 - e² से डिवाइड कर दिया मैंने हर तरफ इसको। a² × 1 - e² से, ये कैंसिल हो गया देखो,
ये इससे कैंसिल हो गया और रिजल्ट बच गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर राइट साइड 1। तो ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई बच्चों। अब जो है इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म देने के लिए ये कोई न कोई एक कांस्टेंट बनेगा। e की वैल्यू 1 तो है नहीं बेटा कि इन्फिनिटी बन जाएगा। ये e क्या है, लेस देन 1। तो लेस देन 1 है तो ये कोई क्वांटिटी बन गई, यानी कि नॉन जीरो क्वांटिटी। ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो दोनों का नॉन जीरो क्वांटिटी क्यों है? ए एक लेंथ है बेटा, और लेंथ यहाँ पर जीरो नहीं है, डायग्राम बताने लग रहा है आपको। तो इसको हम बी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो इसको क्या लेट कर लिया, बी स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और राइट साइड 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई बेटा। इसको हमने क्या लेट कर लिया, बी स्क्वायर। इसको लेट कर लिया मैंने बी स्क्वायर। किसको, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया बी स्क्वायर इसको। अब यहाँ से मैं e की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ ए बी के रिस्पेक्ट में। तो भाई 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर राइट साइड बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर आए अगर हम तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करें हम तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आ गई बेटा वैल्यू e की। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आ गई, एलिप्स की इक्वेशन भी तैयार हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स। तो भाई एलिप्स की इक्वेशन अभी हमने लिखी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर राइट साइड 1। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और a बाई बी अंडर द स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। ठीक, ऐसे y की वैल्यू अगर निकालें हम तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से प्लस माइनस बी बाई ए और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। देखो एक्स वाई की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन से। अब देखिए बेटा ये जो वैल्यू है y यहाँ पर जो है माइनस बी और प्लस बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और x की जो वैल्यू है बच्चों, x की वैल्यू क्या है, सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट साइन में रहेंगी x की वैल्यू। यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए y जो है वो माइनस बी प्लस बी के बीच में लाई करेगा, यानी कि यहाँ पर लाई करेगा y माइनस बी से प्लस बी के बीच में। और x की वैल्यू क्या है, इस रीजन में एक बार यहाँ पर आएगी, अपोजिट साइन में आएंगी, ठीक है ना, अपोजिट साइन में एक बार यहाँ पर आएंगी, एक बार यहाँ आएंगी बेटा, एक बार यहाँ पर। यानी कि जो x जो होगा वो अपोजिट साइन के साथ होगा सेम मैग्नीट्यूड में। इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। देखो इस तरीके से इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, इस फर्स्ट केस का डायग्राम। तो x की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 y की 2 लगा ली मैंने, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 y की 2 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 3 लगा ली, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 और 1। देखिए जो x है बेटा वो डबल ऑर्डिनेट में आने लग रहा है यहाँ पर, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो ये किसके अलोंग सिमेट्री हो गया, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री हो गया। अगर x की डबल वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो ऐसे केस में इस कर्व का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, यानी कि y एक्सिस की लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसको अगर उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेगा, आपको हाफ डायग्राम ही दिखाई देगा। तो देयरफॉर दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस।
अब एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर x जो है बेटा वो -a और +a के बीच में लाई करेगा, -a + a के बीच में लाई करेगा x। और y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो x एक्सिस के ऊपर वाले रीजन में हर जगह y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और नीचे वाले रीजन में y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट अगर 1 2 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 -2, ठीक है ना। ये पॉइंट अगर -2 और 3 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2 एंड -3। तो आप देख सकते हो बेटा जो y है उसकी वैल्यू जो है सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट साइन में आने लग रही है x एक्सिस के दोनों तरफ। तो x एक्सिस इसकी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसको अगर मैं उठाकर यहाँ से चलता हूँ इस पोर्शन को और इसके ऊपर रख देता हूँ तो ओवरलैप कर जाएगा ये इसको, ठीक है ना। अब आपने क्या समझना, देखिए ध्यान से। जैसे कि किसी इक्वेशन में अगर x के प्लेस पर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज रख दी जाएं सेम मैग्नीट्यूड के साथ और y की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो जो कर्व होती है उसका ग्राफ जो होता है बेटा अलोंग y एक्सिस सिमेट्रिक होता है। जैसे x की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 1, y की वैल्यू आ गई, फिर -1 रख दिया, y की वैल्यू वही सेम आएगी। x की जगह मैंने रख दिया -a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-b। x की जगह मैंने -a रख दिया तो भी y की वैल्यू वही आएगी, यानी कि x की वैल्यू मैं +- में चेंज करके रखूं सेम मैग्नीट्यूड के साथ और y की वैल्यू चेंज ना हो तो उस कर्व का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होता है। और ऐसा ही अगर आप y की वैल्यू +- में चेंज करके लिखते हो सेम मैग्नीट्यूड के साथ और x की वैल्यू चेंज नहीं होती यहाँ से, तो वो जो कर्व है उसका ग्राफ जो है बेटा वो अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। यानी कि x के प्लेस पर सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, देखो इतना उलझन में डालता नहीं बेटा। रिप्लेसिंग x इंटू -x, x को -x में रिप्लेस कर दिया और वापस यही इक्वेशन आ गई आपकी, देखो x को -x में रिप्लेस कर दिया और यही सेम टू सेम इक्वेशन आ गई। दैट मीन्स आपकी जो कर्व है उसका ग्राफ y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री हो जाएगी, यानी कि y एक्सिस उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर x के प्लेस पर -x रख के इक्वेशन में कुछ भी चेंज ना आए तो ऐसा जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और y के प्लेस पर -y चेंज करने के बाद ग्राफ में कोई भी चेंज ना आए तो ऐसा ग्राफ क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक, और x एक्सिस उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।